उन्हें ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि वो आए तो कार्यक्रम शुरू होने में ज़्यादा देर हुई। अच्छा, अब मैं शुरू करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका है और मुझे इस ये श्रृंखला इतने दिनों से चल रही है, हम सब इसको देखते सुनते रहे हैं। ज्योत्सना जी के ऊपर हमारे समय की मुझसे पहले थी, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। बहुत महत्वपूर्ण कथाकार, उपन्यासकार, कवि, आर्टिस्ट थी जिनके ऊपर ये इतने दिन से इतना अच्छा कार्यक्रम है जो हम चंसोलव पे हर दिन एक इस श्रृंखला में एक नया एपिसोड आता है। तो आज इस श्रृंखला में जयशंकर जी जो इस समय के हमारे दूसरे एक अन्य बहुत इम्पोर्टेंट कथाकार हैं, उनका वक्तव्य है जो मैं पढ़ रही हूँ। और उन्होंने एक राइटअप लिखा है ज्योत्सना जी के बारे में। पूरा ये उनका राइटअप है, उन्हीं की हैंड राइटिंग में है। मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, बट क्योंकि यहाँ लैंप जल रहा है तो थोड़ा ये उनकी हैंड राइटिंग में उनका वक्तव्य है ज्योत्सना जी के ऊपर। उनकी यादों में ज्योत्सना जी की कहानियों के ऊपर है बेसिकली ये। उनके टेक्स्ट के ऊपर है। तो ये वक्तव्य है जो मैं पढ़ूंगी। बहुत ही डिटेल्ड, लिटरेरी और एक तरीके से कहा जाए ऐसे है, मगर उसके साथ साथ बहुत पर्सनल भी इसमें एक टच है। उनके साथ एक राइटर के तौर पर ज्योत्सना जी के काम पर प्रकाश डालता है और उनके व्यक्ति पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालता है। बहुत ही अच्छा ऐसे है ये। और इसके बाद जो आज की परिकल्पना है, जो आज का स्वरूप है, प्रारूप है, उसके बाद में अंधेरे में जो एक कहानी है इस किताब में है, ज्योत्सना मिलन की लोकप्रिय कहानियां, इसमें से एक कहानी है तो वो पढ़ूंगी अंधेरे में। उनकी बा कहानी पर बहुत बात होती रही है, इसलिए ये सुझाव आया कि किसी दूसरी कहानी पर बात की जाए। मैंने बा भी पढ़ी है और अंधेरे में भी पढ़ी है। और ये भी एक आइडिया था कि पहले कहानी पढ़ी जाए या पहले वक्तव्य पढ़ा जाए। तो मुझे लगा कि अगर मैं पहले वक्तव्य पढ़ूंगी तो पाठकों को पाठक मतलब श्रोताओं को, आप लोग जो भी हैं अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ यहाँ, जो लाइव के बाद भी इस एपिसोड को देखेंगे, उन लोगों को एक पूरा अनुमान हो जाएगा, ज्योत्सना जी के एक परिचय हो जाएगा, एक तरीके से एक इंटीमेट इंट्रोडक्शन हो जाएगा उनके साथ, उनके काम के साथ। तो उसके बाद जब एक सहजता डेवलप हो जाएगी, उसके बाद जब कहानी सुनेंगे तो उसका मजा ही अलग होगा। तो इस लिहाज से मैं पहले वक्तव्य पढ़ती हूँ और ये जयशंकर जी का वक्तव्य है। हिंदी में हमारे इम्पोर्टेंट कथाकार हैं, तो ये उनका ज्योत्सना जी पर है। मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ ताकि किसी को ये कंफ्यूजन ना हो कि ये मैंने लिखा है, तो मैंने इसीलिए इसको 2 बार रिपीट किया ताकि सभी को क्लैरिटी रहे। मैं इसको पढ़ती हूँ। और मुझसे इसमें गलती होने की बहुत संभावना है, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने हालांकि इसको 2-3 बार पढ़ा है और रिहर्सल भी करी है, मगर फिर भी इसमें त्रुटियां रह सकती हैं, और तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो मैं शुरू करती हूँ। मेरी यादों में ज्योत्सना जी। ज्योत्सना मिलन और उनके लिखे गए से मेरी पहली मुलाकात अप्रैल 1985 की गर्मियों में हुई थी, पचमढ़ी में आयोजित प्रयोग शीर्षक से एक लेखक शिविर में। यह विचार कृष्ण बलदेव वैद का था, जो उन दिनों भोपाल में निराला सृजन पीठ में अतिथि लेखक की हैसियत से रह रहे थे। उसी शिविर में पहली बार ज्योत्सना जी का कहानी पाठ सुना था। अब कहानी का शीर्षक याद नहीं, पर इतनी याद अभी भी है कि उनकी कहानी सुनकर मेरे भीतर यह विस्मय जागा था कि क्या कहानी ऐसी भी हो सकती है। मेरी अब तक की पढ़ी गई, तब मैं 26 बरस का था, ब्रैकेट में लिखा है, मेरी अब तक की पढ़ी गई हिंदी कहानियों में एकदम अलग थलग कहानी सुनने का अनुभव। पचमढ़ी से लौटते हुए भोपाल में किसी जगह पर उन्होंने मुझे अपनी 2 कहानी संग्रह उपहार में दिए। अप्रैल की उन गर्मियों के दिनों से लेकर आज तक उनकी कहानियां मुझ पर गहरा, प्रभावशाली और अविस्मरणीय असर डालती रही हैं।
उनकी कविताएं भी। बाद के बरसों में मैंने मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की पत्रिका अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताएं लाइव में। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, अगर इसमें कुछ भी इशू आए तो मुझे बताएं ज़रूर। धीरे धीरे उनके लेखक से मेरी पहचान बढ़ती गई। मैंने उनके उपन्यास पढ़े, उनकी कविताएं भी। बाद के बरसों में मैंने मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की पत्रिका साक्षात्कार के लिए उनका इंटरव्यू भी लिया। हमारे बीच 30 बरसों तक पत्राचार बना रहा। उनसे मुलाकातों, संवादों का यह लंबा सिलसिला है। लेकिन यहाँ मैं उनकी कहानियों से बातचीत करना चाहूंगा। उनकी अपनी तरह की कहानियां, उनकी अपनी तरह की कहानियों से जो अपनी उपस्थिति में मौलिक, अप्रत्याशित कहानी होने का संघर्ष करती रही थी, स्वप्न देखती रही थी। किसी कथा का स्वप्न जो अपने कथाकार के साथ मिलकर कथा देखती है। सिर्फ कहानी होने का स्वप्न। संसार में कथाकार आते ही रहते हैं, लेकिन जितने कथाकार आते हैं जरूरी नहीं कि उतनी कथाएं भी आती ही होंगी। अपने समूचे और सच्चे अर्थों में कहानी जिसका स्वप्न सदियों से हमारे कथाकार देखते आए हैं। कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। ज्योत्सना जी की कहानियों के बारे में मैं जितना कुछ महसूस करता आया हूँ, उसका वर्णन करना, उसका विश्लेषण करना, उसको परिभाषित कर पाना मेरे लिए कठिन रहा है। मैंने उनकी कहानियों को गहरी संवेदनाओं, गहरी अनुभूतियों के साथ साथ उज्जवल किस्म की भाषा के सहारे खड़े होते हुए देखा है। लेकिन मेरी अपनी भाषा उन कहानियों के जीवन और जोर को पकड़ने में असमर्थ बनी हुई है। जयशंकर जी अपने हमेशा मॉडेस्ट जैसे रहते हैं वैसे हैं वो अपने वक्तव्य में। अगला पन्ना मैं पढ़ती हूँ। ज्योत्सना जी की कहानियों को पढ़ते हुए मैंने पिछले 30 बरसों में उनके लेखक के जिन तत्वों को, उनके लेखकीय गुणों को बराबर बराबर महसूस किया है, उन्हें यहाँ बिंदुवार रखना चाहूंगा। अब फर्स्ट पॉइंट है उनका अपने लेखन के लिए, उनके समूचे लेखन के प्रति सच्चा, समर्पित संघर्ष और आत्मसंघर्ष भी। उनका साहित्य पर, लेखकों और लेखन पर गहरा अटूट विश्वास जो उन्हें अपनी आखिरी सांस तक एक लेखक और सिर्फ लेखक का जीवन जीने की प्रेरणा देता रहा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, उनका एक ऐसा लेखक होना जो कभी जोखिम उठाने में पीछे नहीं हटा, अपने लिखने से समझौता नहीं किया और किसी भी विचार और विचारधारा से भयाक्रांत नहीं रहा। चौथा पॉइंट, उनके लिखे गए की अपनी सी, अकेली सी, निजी, करुणाजनक और विवेकशील आवाज होनी चाहिए, इसकी कोशिश हमेशा उनके साथ रहती आई थी। उनके लिखे गए में उनकी अपनी सी, अकेली सी, निजी, करुणाजनक और विवेकशील आवाज होनी चाहिए, इसकी कोशिश हमेशा उनके साथ रहती आई थी। पांचवा पॉइंट, अपने विश्वासों, अपनी आस्था से लिखने और जीने के लिए, उनके भीतर का साहस और स्वतंत्रता बोध, सेंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम, जिसके चेखव जबरदस्त हिमायती रहे थे। छठा पॉइंट, मैं उनके रचनाकार के जिन कुछ तत्वों का जिक्र कर रहा हूं, वे किसी भी रचनाकार के भीतर धीरे धीरे एक अंतराल के बीच ही पनपते होंगे या विकसित होते होंगे। इसके लिए धीरता रखनी पड़ती होगी, गंभीरता को साधना पड़ता होगा, प्रतीक्षा की घड़ियां बितानी पड़ती होंगी। यह सब कुछ ज्योत्सना जी ने किया था। अपनी कहानियों पर दिनों दिन तक काम करती रही थी। उनके प्रकाशन के पहले
उन्होंने उनको देर देर तक काटा छाटा होता और प्रकाशन के बाद भी अपने लिखे गए को लेकर आश्वस्ति से ज्यादा संशय ही उनके भीतर बना रहता था। 2003 में उनके कहानी संग्रह उम्मीद की दूसरी सूरत तक आते आते उनकी कहानियां अपना एक और नया आयाम आकार गढ़ने लगी थी। उनके अपने लेखक का यह धर्म, यह दायित्व और अच्छी तरह से समझ में आने लगा था कि उनको कहानी के विधा में अपनी उपस्थिति से कुछ नया, अलग सा, अप्रत्याशित सा जोड़ना भी है। उस विधा के प्रति कृतज्ञता जो उसमें कुछ जोड़कर ही व्यक्त की जा सकती है। उनकी बात की कहानियों में उनको कहानी कहने के ढंग में मैं इसको रिपीट करती हूँ। उनकी बात की कहानियों में उनकी कहानी कहने के ढंग में बदलाव आने लगे थे। अब वे शंपा और शहतूत शीर्षक की कहानियों की ही नहीं, उम्मीद की दूसरी सीरत, संभावित रुकमा तथा प्रमुख स्त्री के बीच शीर्षकों की कहानियों की लेखक भी बन चुकी थी। बात की कहानियों का ट्रीटमेंट अलग सा था। शब्दों, वाक्यों का चयन और क्रम बदला था। वाक्य विन्यास और पैराग्राफ में बदलाव आने लगे थे। वे अपने कथाकार की इमेज को तोड़ रही थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। उनकी बात की कहानियों में मुझे उनकी चमकीली अंतर्दृष्टि कुछ और थी। मुझे याद आता है कि उनकी बात आसानी से पकड़ में ना आने वाला पानी और अंधेरे पर गिरता हुआ प्रकाश नजर आता था। पुराने और प्रसिद्ध चित्रकारों के बनाए वाटर कलर्स याद आया करते थे। आप उनकी प्रसिद्ध उल्लेखनीय कहानी बाघ को पढ़ते वक्त चांदनी रात में किसी अंधेरे तालाब पर झिलमिलाते प्रकाश को खूब अच्छी तरह महसूस कर सकेंगे। ज्योत्सना जी की कुछ कहानियों की बुनावट आकांक्षा और तनावों के बीच से मैंने एक प्रकार का प्रभु प्रकाश यानी एपिफनी को बाहर आते हुए देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसलिए इसको मैं रिपीट करूंगी। ज्योत्सना जी की कुछ कहानियों की बुनावट आकांक्षा और तनावों के बीच से मैंने एक प्रकार के प्रभु प्रकाश एपिफनी को बाहर आते हुए देखा है। किसी खाली और खुली जगह पर पसरा हुआ प्रकाश, जिसकी झलक कभी कभार किसी कविता, किसी कहानी या उपन्यास के किसी अंश में पाठक को मिल जाती है। ज्योत्सना जी की कहानियों के बारे में निर्मल मैदान में ले जाती हैं, जहां चप्पल उतारकर नंगे पैरों से नंगी धरती पर चला जा सके। चलते चलते धीरे से ऊपर उठकर जंगल, पेड़ों, पक्षियों के बीच रास्ता बनाते हुए आकाश में खोया जा सके। आकाश जो ज्योत्सना जी का प्रिय प्रतीक है और अदृश्य हो जाने का सबसे सुरक्षित शरण स्थल भी। निर्मल जी के कोट क्लोज। निर्मल जी के आकाश संबंधी ऑब्जर्वेशन के लिए ज्योत्सना जी की कहानियों से कुछ पंक्तियां सुनते हैं। यहाँ वो बाघ कहानी की पंक्तियां उन्होंने उद्धृत की हैं। मैं आपको पंक्तियां सुना रही हूँ। वहां आसमान एकदम पास आ जाता, जो उनके कमरे की खिड़की से जितना भी दिखता था बहुत दूर दिखाई देता था। खुला और ढेर सारा आसमान उन्हें चारों ओर से घेर लेता। बाघ कहानी की कुछ पंक्तियां। पूरे 45 मिनट तक देखती रही थी वह हरे भरे मैदान को, पेड़ों को और आसमान को। उसने इतनी देर तक देखा था उन सबको कि अब वे उसके भीतर फैल गए थे। पोद्दार चाल कहानी से मैंने उनकी कहानियों में बीच बीच में जिन तरल जादुई सम्मोहक और अमूर्त तत्वों की उपस्थितियों को महसूस किया है,
उन तत्वों के आसपास निर्मल वर्मा कुछ इस तरह स्वयं को व्यक्त करते हैं। वे ज्योत्सना जी की कहानियों के बारे में कहते हैं, अगेन कोट स्टार्ट। हिंदी कहानी के परिदृश्य में ज्योत्सना मलन की कहानियां एक अनूठे अदृश्य को उजागर सा करती जान पड़ती हैं। यह नहीं कि वहां चीजों और मनुष्यों का लोक जगत नहीं है, किंतु उसका होना ही उन दृश्यों को तिरोहित कर देता है जहां आकांक्षा वास करती है। ये बहुत सुंदर कोट है निर्मल जी का, एक बार मैं इसको और दोहराऊंगी। हिंदी कहानी के परिदृश्य में ज्योत्सना मनल की कहानियां एक अनूठे अदृश्य को उजागर सा करती जान पड़ती हैं। यह नहीं कि वहां चीजों और मनुष्यों का लोक जगत नहीं है, किंतु उसका होना ही उन दृश्यों को तिरोहित सा करता है जहां आकांक्षा वास करती है। मैंने उनकी कहानियों को पढ़ते हुए रात के अंधेरे में तालाब पर झिलमिलाते हुए अस्थिर अबूझ प्रकाश को महसूस किया है। शायद उसके आसपास की किसी बात को निर्मल वर्मा उनकी कहानियों के संदर्भ में यह कहते हुए बताते हैं, अगेन कोट स्टार्ट। अपने और दुनिया के बीच फासला रखने की अथक प्यास जो मारीचिका सी चमकती है, दूर होती हुई, पास आती हुई, पर हमेशा पहुंच के बाहर। उसे सिर्फ देखा जा सकता है, पाया नहीं। कोट क्लोज। हमारी भाषा के असाधारण लेखक निर्मल वर्मा के साथ साथ शमशेर बहादुर सिंह ने भी ज्योत्सना जी की कहानियों के बारे में यह कहा कि कोट स्टार्ट, ज्योत्सना मलन की कहानियां जब जब भी मैंने पढ़ी या उनके मुख से सुनी, मुझे वो गहराई तक प्रभावित कर गईं। अगर वह बुरा ना माने तो मैं कहूं कि वह उपन्यासकार से कहीं अधिक कहानीकार हैं। उसके उपयुक्त भाषा, जो वातावरण जैसा जब भी चाहिए, घना, तरल, जादू और मिस्ट्री से भरा, या व्यंजना और प्रतीक का कोहरा ओढ़े, उन सभी प्रकार के वातावरण को प्रस्तुत करने में वह सक्षम है। स्वयं हिंदी भाषा स्वयं हिंदी भाषा के प्रवाहमान प्रांजलता गद्य के इस कलाकार के प्रति हमें आश्वस्त करती है। भाषा में अपना एक व्यक्तित्व है। कोट क्लोज। यहाँ यह कहना चाहूंगा कि शमशेर जी इसी में, और तब तक ज्योत्सना जी के दो महत्वपूर्ण उपन्यास अस्तु का और केशर रमा का प्रकाशन नहीं हुआ था। उनके इन दोनों उपन्यासों को उनके अपने पाठकों का भरपूर अनुराग और आदर मिला था। अपने लिखने में कुछ सिग्निफिकेंट कह जाने की आकांक्षा, भाषा, तकनीक, शैली और शब्दों के प्रति चौकन्नापन ज्योत्सना जी की शुरुआती दौर की कहानियों में ही व्यक्त होने लगा था। कहानी में कविता, कहानीपन की खोज के लिए अनिवार्य आवेग हमें उनकी शुरू की कहानियों में ही नजर आने लगता है। अपनी बात के विस्तार के लिए उनकी दो कहानियों में से कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। अति को से कितना अच्छा लगता है वह जिस पर पैर रखता है, जमीन का वह हिस्सा, वह जिन्हें छूता है वे चीजें, वह जिसमें होता है वह पूरा का पूरा दृश्य। शंपा कहानी से। आज बरसों बाद जब उसने शहतूतों को देखा तो उसे अफसोस सा हुआ कि वह उन्हें बिसर कैसे गई थी। इनके स्वाद से तो वो दिन सराबोर रहती थी। उन दिनों को निचोड़ा जाए तो उनसे शहतूत का ही रस और उन्हीं का स्वाद टपकेगा। ये शहतूत कहानी की पंक्तियां थी। मुझे लगता है कि ज्योत्सना जी ने अपने लेखक बनने के शुरुआती दिनों में ही जान लिया शब्दों को हल्के ढंग से बढ़ता जाना अपने लेखन को कमजोर, आधा अधूरा और अधपका बनाता है। वे जानती रही होंगी कि शब्द पर भरोसा, वाक्य पर विश्वास भी साहित्य पर हमारे विश्वास के लिए रास्ता बनाता है। धीरे धीरे कारीगरी करागा धीरे धीरे कारीगर ही कलाकार में बदलता है और लिखने के लिए कारीगर होना ही पड़ता है। उनकी मृत्यु के बाद 2019 में प्रभात प्रकाशन से आई उनकी कहानियों की किताब खूब अच्छी तरह से उनके कथाकार के विकास, विश्वासों और वैभव को उनके पाठकों के सामने खड़ा कर पाती है।
उनकी ज्योत्सना मिलन की लोकप्रिय कहानियां शीर्षक से आई या अंतिम प्रकाशित किताब की अगर क्लोज रीडिंग हो पाती, तब हमें उनकी कहानियों के कुछ और नए बिंदुओं, कुछ और नए आयामों का एहसास मिल सकता है। मेरी अपनी समझ में ये कुछ बिंदु इस प्रकार होंगे। उनकी कहानियों में आती हमारी बुनियादी मानवीय क्षणभंगुरता, हमारी सहज टूटन, धीरे धीरे हमारा क्षतिग्रस्त होते चले जाना। उनकी कहानियों का एक साथ नजर आता सहज और जटिल सच्चापन एक साथ नजर आता है। जो उनके पात्रों की गहरी वेदना या पीड़ा के बीच खड़ी हुई अंतश्चेतना या अंतःकरण, उनके पात्रों की गहरी वेदना या पीड़ा के बीच खड़ी हुई अंतश्चेतना या अंतःकरण। मैं यहाँ उनकी बा और संभावित रुक्मा तथा प्रमुख स्त्री के बीच शीर्षकों की कहानियों को याद करना चाहूंगा, जिनमें अपने पाठकों के लिए पीड़ा और चाहना का एक थिएटर सा खड़ा कर पाने की गहरी क्षमता नजर आती है। ज्योत्सना जी की कहानियों में पीड़ा और चाहना की उपस्थितियों के बारे में निर्मल वर्मा लिखते हैं, कोट स्टार्ट, पानी की प्रच्छन्न चाहना, न पा सकने की टीस, ज्योत्सना जी की कहानियां अंतःस्थल की किसी कसकती, मैं इसको रिपीट करती हूँ आप सबकी सुविधा के लिए, बीच में एक जगह ग्लिच सा फील हो रहा था। पानी की प्रच्छन्न चाहना न पा ज्योत्सना जी की कहानियां अंतःस्थल में कसकती इस अदृश्य फांस से उठती हैं। मेरे विचार में वह हिंदी की ऐसी लेखिका हैं जिनका नारित्व अपनी अदृश्यता में आकार लेता है। उनकी कहानियों में स्त्रियों और स्त्री जीवन के तरह तरह के सरोकार और संकट लगातार आते रहे। स्त्री का अंतरंग अस्तित्व और उससे जुड़े अनुभवों, अंतर्दृष्टियों पर उनका बार बार ध्यान जाता रहा था। एक जगह अपने इंटरव्यू में वो कहती भी हैं कि मेरे जीवन में स्त्रियां प्रकृति जितनी जगह लेती हैं। मतलब ये बहुत सुंदर वाक्य है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। एक जगह अपने इंटरव्यू में वो कहती भी हैं कि मेरे जीवन में स्त्रियां प्रकृति जितनी जगह लेती हैं। पर ज्योत्सना जी का समूचा लेखन हमारे तथाकथित स्त्री लेखन से सहजता के साथ खुद को दूर करता रहा था। उनके लेखन के केंद्र में समूचा और सारा मानवीय जीवन रहा, समूची मानवीय सृष्टि रही, जहां पेड़, आकाश, धरती, मौसम भी उनके पात्रों की ही तरह उनके पन्नों पर सांस लेते रहे, जहां सीमित और संकीर्ण सामाजिक अनुभवों को ही लेखन में जगह देने का प्रतिरोध बना रहा। ज्योत्सना जी की कहानियों के बारे में कथाकार सारा राय कहती हैं, अब सारा जी का कोट है, कोट स्टार्ट, उनकी स्त्रियां अगर त्रास और बंधनों में जकड़ी दमन के परंपरागत संदर्भों में धसी हैं, तो कल्पना का एक संभावित समानांतर संसार भी है जहां निकले बिना भी जाया जा सकता है। और यही समानांतर संसार है जो संभावना का दायरा बन जाता है, जहां इच्छाएं जन्म ले सकती हैं और उम्मीद पुनर्वा हो सकती है। उनकी कल्पनाशीलता के लैंडस्केप में मानवीय जीवन उतरता रहा और साथ साथ कहानी का अपना जीवन भी, कथा का सत्य और कथा का स्वप्न भी। वे अपने समय और समाज की सच्चाइयों और स्वप्नों के साथ साथ उन विधाओं के सत्यों और स्वप्नों के प्रति जागरूक, चिंतित बनी रहीं, जिन जिन विधाओं में उन्होंने खुद को व्यक्त किया था। उनके जीवन के आखिरी बरसों में उनकी एक किताब संस्मरणों की भी आई, तो दूसरी उनसे की गई बातचीतों की भी। कविताएं वो लिखती ही रही थी। अनुसुईया नाम की एक पत्रिका का संपादन भी उन्होंने लगभग 30 बरसों तक किया था। अपने लिखने पढ़ने के संसार के साथ साथ ज्योत्सना जी का मित्रों का एक बड़ा आत्मीय संसार बना रहा,
जिसमें हमारी भाषा के कितने ही महत्वपूर्ण लेखक, कवि और कलाकार शामिल रहे थे। ज्योत्सना जी की कुछ कहानियाँ प्रेम की प्रक्रिया की, उसके बनने बिगड़ने की, उसके उतार-चढ़ाव की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्तियाँ हैं। अलगाव के बाद सहचार और पोद्दार चाल शीर्षकों की उनकी कहानियों को प्रेम के अदृश्य लैंडस्केप, द इनविजिबल लैंडस्केप ऑफ लव की तरह पढ़ा जा सकता है। कहानी के अस्तित्व के अपने स्वायत्त होने का, कहानी की अपनी निजता, विशिष्टता और स्वायत्तता का ख्याल भी रहा होगा कि एक जगह पर वे लिखती हैं कि रचना मेरी मान्यताओं की वकील या विचारों की वाहक नहीं है। अब ये ज्योत्सना जी कह रही हैं कि उनकी रचना रचना मेरी मान्यताओं की वकील या विचारों की वाहक नहीं है, ना उनकी पहरेदार। वह जो कुछ भी है मेरे और मेरी मान्यताओं के बावजूद है। आरजी के होने का, उसके अनुभव, आदमी के होने का, उसके अनुभव का, उसकी पीड़ा का कुछ अर्थ अगर इन रचनाओं के पास है, तो इनका लिखा जाना सार्थक है। वे अपने समूचे लेखन में लिखने के अर्थ और उसकी उपयोगिता को लेकर, लिखने की अपनी शर्तों और मर्यादाओं को लेकर व्याकुल बनी रहीं। अपनी और सिर्फ अपनी आवाज, अपनी सी आत्मीय सी शैलियों को खोजती पाती रहीं। यह एक सच्चे लेखक होने का स्वप्न था और उस स्वप्न के लिए जोखिम उठाना भी। सफलता असफलता के गणित से दूर खड़े रहकर इस तरह के रचनात्मक जोखिम उठाते रहने को मैं छोटी बात नहीं समझता हूँ। इस तरह के लेखक होने का अगर अपना वैभव है, तो अपना विषाद भी। इस तरह के लेखक होने का अगर अपना वैभव है, तो अपना विषाद भी। एक तरफ हमारी भाषा की कहानियाँ क्या क्या कहा जा रहा है उससे आक्रांत रहीं। दूसरी तरफ स्त्री लेखन की अपनी सीमाएं रहीं। उस लेखन की अपनी संकीर्ण सीमित जमीन। आलोचना कहानी के अपने जीवन, कहानी की तकनीक, कहानी की भाषा और संरचना के प्रति हद से ज्यादा उदासीन बनी रही है। ऐसे में ज्योत्सना जी की तरह अपनी कोई एकमात्र छवि में ही ऐसे में ज्योत्सना जी की तरह अपनी कोई एकमात्र छवि में ही नहीं इसको रिपीट करती हूँ। ऐसे में ज्योत्सना जी की ही तरह अपनी कोई एकमात्र छवि में ही नहीं बने रहने वाली विधा को अपनी तरह से और बड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा सा समृद्ध करने वाले लेखक का निरंतर लिखते चले जाना एक कठिन रास्ता ही हो सकता है। ज्योत्सना जी का लेखक अपनी स्वतंत्र बुद्धि लिए हुए, अपना साहस और समर्पण लिए हुए, अपनी शर्तों पर लिखता रहा था। उनका निरंतर जोखिम उठाते रहना, फॉर्मूलाबद्ध कहानियां लिखने से दूर रहना, हिंदी कहानी की परंपराओं में अपनी तरफ से कुछ जोड़ने घटाने का प्रयत्न करना भी है, जो मेरे लिए उनको एक महत्वपूर्ण कथाकार बनाता है और एक निराला लेखक भी। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता रहा है कि ऐसे लेखक जो अपना रास्ता चुनते हैं, बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहते, अपनी आस्था और आवाज को खोजना चाहते हैं, उनको कम पाठक मिलते हैं। लेकिन ये वे ही लेखक होते हैं जिनसे साहित्य का स्वप्न और सच खड़ा रहता है, विधा का वैभव बना रहता है, आदमी की आशा और आस्था अक्षुण्ण बनी रहती है। इस तरह के लेखक ही वे लोग होते हैं जिनका एजेंडा सिर्फ वे ही नहीं, उनके समय का साहित्य होता है, उनके समय की भाषा होती है। वे बनना भी चाहते हैं और बनाना भी। उनके लिए परंपराएं कोई जड़ वस्तु नहीं है, एक सतत प्रवाहमान बदलाव के लिए आतुर, नई अंतर्दृष्टि, नए अनुभवों, नए आकारों की प्रतीक्षा करने वाली कोई निरंतर सक्रिय सजीव बात होती है। ये लेखक ही परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद स्थापित करते हैं। मेरे लिए ज्योत्सना जी एक ऐसी आदर्श कथाकार बनी रही जिन्होंने
कहानी के स्वप्न के लिए आजीवन सतत और समर्पित संघर्ष किया है। इन दिनों में अगर वे होती, ब्रैकेट में लिखा है, अगर वे होती तो 80 बरस का जीवन जी चुकी होती। इन दिनों में जब उनके पाठक उन्हें याद कर रहे हैं, मैं उनको उनके एक पाठक की हैसियत से याद करना चाह रहा हूँ। यह एक तरह से ज्योत्सना जी के नाम मेरी चिट्ठी ही है, जो हम एक दूसरे को 30 बरसों तक लिखते रहे थे। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका खत्म होता है, मगर इसके बाद जयशंकर जी ने 2 पन्ने और भेजे थे। वेरी गुड सोल। ये कहानी हमारे सामने एक बूढ़ी स्त्री का निर्वैयक्तिक आत्मीय लैंडस्केप खड़ा करती है। जिस तरह बरसों पुराने पेड़ हमारे भीतर कुछ जगाते हैं, हमें सहलाते समझाते हैं, जिस तरह बहता पानी, जीवंत पानी हमें तसल्ली और सुख देता है, उसी तरह कुछ कहानियां होती हैं जो हमें अपनी मानवीयता, मार्मिकता और कविता से बहुत ज्यादा प्रभावित कर जाती हैं। मैं बा को कुछ इसी तरह की कहानियों में शामिल करना चाहूंगा। बा को पढ़ते वक्त हम भारतीय स्त्री के वैयक्तिक इतिहास के अंधेरे गलियारों में ठहरते ठिठकते हैं, हमारे समय और समाज का अवलोकन करते हैं। बा जैसी करोड़ों स्त्रियां होंगी जिन्होंने कभी भी अपने लिए जीवन जिया ही नहीं, अपनी आखिरी सांस तक दूसरों का जीवन जीती रहीं, अपनी छोटी छोटी आशा आकांक्षा से दूर खड़ी हुई एक भारतीय स्त्री की करुणाजनक गाथा। रूसी कथाकार एंटन चेखव की कहानी डार्लिंग की याद दिलाती हुई, जिसका अपना कोई जीवन ही नहीं था। बा ज्योत्सना जी के स्त्री पात्रों की सी उपस्थिति है। इसे पढ़ते हुए भी हम यह जान सकते हैं कि ज्योत्सना जी ने चित्रकार हेनरी मतीस की इस हिदायत का कितना ख्याल रखा है कि एक कलाकार को अपनी द्वारा निर्मित छवि का भी शिकार नहीं होना चाहिए। बा को पढ़ते हुए इस बार एक दूसरी भारतीय कवि शांता आचार्य की अंग्रेजी कविता की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। Not all are born to live their dreams. Not all are born to live their dreams. Not all our questions face their answers. Not all our questions face their answers, only enriching us in the asking, wishing. अब मैं इसका अगर इसका अनुवाद भी अगर बेसिकली कविता का अगर आपकी सुविधा के लिए अनुवाद बेसिकली यही है कि हम सभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों को जी नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सवालों के जवाब नहीं मिलते, और हमारी समृद्धि, एक मनुष्य और मनुष्यता के नाते हमारी जो समृद्धि है वो बस इसी में है कि हम वो सवाल पूछ पा रहे हैं और वो इच्छाएं रख पा रहे हैं, उन इच्छाओं को जाहिर कर पा रहे हैं। ये अनुवाद मैंने बताया है, ये जयशंकर जी ने नहीं लिखा है, तो इसमें जो भी त्रुटि हो वो मेरी त्रुटि होगी। और अब मैं उनके लेख पर वापस आती हूँ और अंत में जनसुलभ लाइव पुस्तकालय और आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जयशंकर। इंसाइटफुल, बहुत डिटेल्ड एग्जामिनेशन करता है उनकी कहानियों का, और बहुत ही एम्पैथेटिकली एग्जामिनेशन करता है। और इस तरह का पीस है जिसको पढ़कर आपको ये साफ समझ आता है कि ये पीस एक दिन की या कुछ थोड़े वक्त की मित्रता या परिचय से नहीं, किसी कलाकार के साथ जब आपका बहुत लंबे वक्त तक संवाद रहता है, बहुत दिनों तक
महीनों सालों तक संवाद रहता है। जब आप किसी राइटर के काम को, उसके ऑरवर को, उसके बॉडी ऑफ वर्क को ओवर द इयर्स पढ़ते हैं, उसे ग्रो करते हुए देखते हैं, तब आप इस तरह के पीसेस, ऐसे रिफ्लेक्टिव पीसेस लिख पाते हैं। तो मैं उनकी कहानियों पर कुछ थोड़ा सा बोलूंगी, मगर वो बाद में। पहले मैं जयशंकर जी का पीस जो था, उनका ऐसे था, वो मैंने खत्म किया है। अब इस आज के प्रारूप के तहत मुझे अंधेरे में जो ज्योत्सना जी की कहानी है वो पढ़नी है। तो मैं आप सबके सामने अब उनकी कहानी का पाठ शुरू कर रही हूँ। ये है ज्योत्सना मिलन की लोकप्रिय कहानियां। ये अमेजन पर उपलब्ध है। अमेजन पर उपलब्ध है। आप लोग जिनको भी रुचि हो जरूर पढ़ें। हमारे समय की इतनी महत्वपूर्ण और इतनी सेंसिटिव राइटर थी, और किसी भी राइटर के लिए अपनी रिस्पेक्ट देने का, रिस्पेक्ट को जाहिर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उनके काम को खरीद कर पढ़ना। मैं इस बात की बहुत हिमायती हूँ, और लोगों को ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा होगा, मगर मेरे लिए, जैसे मैंने अभी ही डिस्कवर करी है उनकी कहानियां, तो मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं। तो बा के ऊपर बहुत चर्चा हुई है, इसलिए इस बार हम उनकी दूसरी एक महत्वपूर्ण कहानी है, मगर मुझे ऐसा लगा इस कहानी को पढ़ने के बाद कि सिंटेक्स यानी कि मैट्रिक्स जो है दोनों कहानियों का, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ, उनका पड़ोस बनता है, ये कहना ज्यादा उचित होगा कि एक दूसरे के पड़ोस में बैठती हैं बा और अंधेरे में दोनों कहानियां। ये अंधेरे में भी मैंने दोनों पढ़ी और मुझे बहुत सेंसिटिव कहानियां लगी हैं। अब मैं इसका पाठ करती हूँ। अंधेरे में, ज्योत्सना मिलन जी के द्वारा। दिन डूबने के पहले गटक गटक पानी पीने की, और उसके बाद ही दो चार लंबी डकारों की आवाजें घर में सुनाई देती। साथ ही एक वाक्य भी, ओ राम जी री राम, ओ राम जी री माँ। और पढ़ने में मन न लगता। दादी ने खाना खा लिया, मन रसोई घर में पहुंच जाता। माँ की पुकार आने तक प्रतीक्षा करने का धीरज भी कभी कभी छूट जाता। बस्ता संभाल कर अपनी जगह पटका और सीधे रसोई में। जब तक दिया बाती होने लगता और दादी अपना आसन लेकर माला फेरने बालकनी में निकल जाती। हम चारों भाई बहन खाना आधा होते होते कल कहानी कहाँ तक पहुंची थी यह याद करने लग जाते। सबकी अपनी अपनी राय होती, क्योंकि सुनते सुनते सब अलग अलग समय पर सो जाते थे। पर चारों में से जिन दो लोगों की राय मिलती, उन्हीं के अनुसार कहानी आगे बढ़ना तय हो जाती। खाना खत्म होते होते मन कहानी में गोते लगाने लगता, और खाना खाकर थाली पहले खिसका देने की जल्दी मच जाती। हमारी दीदी, यानी पल्लू दीदी कहने की आदत असल में कभी पड़ी ही नहीं, और फिर वह दीदी दीदी जैसी उतनी बड़ी दिखती भी नहीं। वह हमेशा ही सबसे आखिर में रह जाती। कभी कभी सबसे छोटा राखी भी पीछे छूट जाता। मैं और मुझसे बड़ा कनकू दोनों ही बाजी मार ले जाते, यानी जल्दी खाना खाकर उठ बैठते और मुंह हाथ धोकर बालकनी की ओर दौड़ पड़ते। तब तक हमेशा ही दादी की माला पूरी हो जाती थी, और वो कोई भजन या पाठ गाने लग जाती थी। हम दोनों दौड़ कर उनके दोनों घुटनों पर अपना अपना अधिकार जमा लेते। उस तरफ दोनों एक एक घुटनों पर सर रखकर दादी की गोद में लेट जाते। बाई, कहानी सुनाओ, बाई कहानी सुनाओ। लेकिन पल्लू और राखी, यही जो है ना, ये संबोधन भी बहुत ही एमपी का है। मध्य प्रदेश में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने से, जो कई बार घर में जो भी स्त्रियां होती हैं, माँ है, बहन है, बेटियों को भी कई बार, मेरे परिवार में तो बेटियों को भी कई बार बाई बोलते हैं, दादी को भी बोलते हैं। तो ये मुझे बहुत मध्य प्रदेश की याद आई, और जाहिर है उन्होंने उसी परिवेश में लिखी है। वापस कहानी पर आते हैं। तो पल्लू पर बात चल रही है, भाई तीनों चार भाई बहन है, लेकिन पल्लू और राखी के आने से पहले कोई सुनवाई नहीं होती। दादी अपना भजन जारी रखती, और वे इतने अच्छे ढंग से राग में गाती कि हमें कोई विशेष आपत्ति भी नहीं थी। लेकिन फिर भी कहानी जितना मजा उसमें ना आता। कहानी सुनने के पहले उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। शुरू में तो बड़ा बुरा लगता था, पर बाद में आदत पड़ गई थी।
दादी हमें 24 तीर्थंकरों के नाम रटाती थी। वे बुलवाती और हम सब साथ में बोलते। पहला आदिनाथ जी, दूजा अजीतनाथ जी, तीजा संभवनाथ जी, चौथा अभिनंदन जी। और हम बोलते बोलते एकदम से पाते कि अब तो केवल दो ही तीर्थंकरों के नाम और बाकी रह गए हैं। तो हम खूब मन लगाकर बड़े भक्ति भावपूर्ण ढंग से उन दो नामों को बोलते। तवीसमा पारसनाथ जी, 24वां महावीर भगवान की जय। और उसके बाद बस कहानी का ही नंबर होता। एक बार वे हमें सिखा रही थीं, राजा राणा छत्रपति हथियन के अवसार हथियन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। उसी समय पापा ऑफिस से लौट आए। कमरे में प्रवेश करते करते उनके कान में यह पाठ पड़ा तो वे अपना पोर्टफोलियो बिना टेबल पर रखे हाथ में पकड़े पकड़े ही लौट आए। ये क्या बच्चों को मरने मरने करने की बातें अभी से पढ़ा रही हो? दादी ने कुछ भी नहीं कहा। वे थोड़ी तो चुपचाप बैठी रहीं। हमने बाई ए बाई दो चार बार धीरे से कहा, लेकिन दादी चुप ही रही। अब हम लोगों ने हाथ से कंधे से पकड़कर उन्हें झकझोर डाला। बाई 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 बाई, ट्यून में गाने से लगे। वे चिढ़ गई, चलो भागो, सर मत खाओ। लेकिन हमने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने कल की अधूरी कहानी फिर से शुरू नहीं की। पापा की डांट का परिणाम गंभीर हुआ या नहीं पता नहीं, हमें आज तक भी लेकिन वह पाठ हमें आज तक भी उन दो पंक्तियों से आगे नहीं आया। और उतनी सी वे दो पंक्तियां कभी भी याद न किए जाने पर भी भूली नहीं। कहानियां भी हम लोग लंबी ही सुनना पसंद करते थे। आज अभी शुरू करो और आधे घंटे या घंटे भर में आज ही समाप्त हो जाए, दूसरा दिन देखे ही नहीं, तो वह हमारे लिए कहानी होती ही नहीं। या कम से कम अच्छी कहानी तो हम उसे किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थे। बढ़िया कहानी तो वो होती थी जो आज शुरू हो तो धरमुकाम धरमुकाम बस 4-5 दिन तक चलती ही जाए। वैसी कुछ कहानियां थीं और उन्हीं को हम बार बार सुनते थे, बारी बारी से। कभी गुले बकावली चलती तो कभी अंजू मुनारा मुल्क महारानी होती। कभी 3 सोने के बाल की कहानी के दिन होते तो कभी कारा खुपानजी के। कभी राजा वीर विक्रम और सिंहासन बत्तीसी का मौसम होता तो कभी बीरबल के चुटकुलों की बौछार। वो कारा खुपानजी के दिन थे और कहानी शायद वहां ठप हो गई थी जब 12 साल बाद आने की कहकर बाबा जी चले गए थे। कहानी का पूर्वार्ध कुछ यूं था। एक बुढ़िया के हाथ पर एक फोड़ा हुआ था और वह दिन रात बढ़ते बढ़ते काफी बड़ा हो गया था और वह बड़ी दुखी थी। एक दिन एक बाबा जी आए तो उसने उनसे कहा, महाराज आप इसे फोड़ दीजिए। बाबा जी ने कहा, भाई फोड़ तो दूंगा, लेकिन इसमें से जो भी निकलेगा वो मैं लूंगा। बुढ़िया ने सोचा, फोड़े से क्या निकल सकता है, पानी निकलेगा या बहुत हुआ तो पीव। और बोली, अच्छा महाराज, जो निकले आप ले लेना। बाबा जी ने फोड़े को चीरा लगा दिया और तो उसमें से एक छोटी सी सुंदर लड़की निकल आई। बुढ़िया का मन ललचा गया और उसने अनुरोध किया कि आप ले तो जरूर जाना, लेकिन कुछ साल इसे मेरे ही पास रहने दीजिए। काफी बहस के बाद तय हुआ कि आज से ठीक 12 साल बाद आकर वो लड़की को ले जाएंगे। कहानी शुरू करने के पहले ही दादी कह देती थी कि सब लोग होकारा भरना रे भाई। यानी कि जब कहानी पढ़े तो एक्साइट होना है आपने। थोड़ी देर तक हम लोग हाँ फिर क्या हुआ वगैरह प्रश्न भी पूछते रहते, लेकिन बीच बीच में सुनने में मशगूल होंकारा देना भूल जाते। सो गए क्या रे, सुन रहे हो कि नहीं, कहकर वो हमें हिला देती। हम फिर और ध्यान लगाकर सुनने लगते और थोड़ी देर में चुपचाप सुनते सुनते हम कहानी से नींद में सरक जाते थे। आजकल किट्टू पीछे पड़ा रहता है, मम्मी कहानी सुनाओ ना। वह आजकल स्कूल जाने लगा है। उसके एक सर भी उसे कहानियां सुनाते हैं। कहानी का स्वाद उसके मुंह लग गया है। एकाएक आज दादी की उस गोद की याद आ रही है जो कहानी आधा सुनते सुनते सो जाने पर खो गई थी और इतने दिनों तक भूली भी रही। कितना याद कर लिया, एक भी कहानी पूरी याद नहीं आ रही। किसी का अंत याद है, किसी की शुरुआत, किसी किसी के तो नाम भर याद है, या किसी कहानी में आने वाली कोई एक एक बात ही याद है।
भी बिल्कुल ही आलोप हो गई है। सबसे बड़ा खजाना उसी बच्ची के पास होता है जिसके पास एक दादी होती है, लेकिन शर्त यह है कि दादी के पास कहानियों का समंदर हो। दादी घर का काम चाहे करे चाहे ना करे, पूजा पाठ करे चाहे ना करे, उसके पास इतना समय तो हो ही कि वह रोज बच्चों को एक नई कहानी सुना सके। जिस जमाने में हम बच्चे थे, तब सभी के पास एक दादी तो अवश्य होती थी, पर हम दादी के पास कहानियों का पर हर दादी के पास कहानियों का समुद्र नहीं होता था। वैसी दादियां दिन भर घर का काम करने में व्यस्त रहती, उन्हें न कहानियां आती थी, न उनके पास समय होता था, और इसीलिए हम उन्हें दादी हम उन्हें दादी नहीं मानते थे। वे केवल बुढ़िया औरतें ही मानी जाती थी, जिसे कहानियां नहीं आती, जो कहानी सुनाना नहीं जानती। वह भला दादी कैसे हो सकती थी? और आजकल तो दादी सभी के पास होती भी नहीं। बच्चे माँ बाप के साथ किसी शहर में होते हैं और दादी मीलों दूर किसी गांव देहात में या किसी दूसरे शहर में होती हैं। फिर माँ दादी नहीं हो सकती ना। उनके पास न दादी का धीरज होता है, न दादी का समय, न दादी की कहानियां। उसका दिमाग इस दिशा में काम करता था। एक बार जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे कोर्स में शेक्सपियर का ओथेलो था। उसमें से जब हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट याद करते थे, तो कौन बोलता है यह याद दिलाने के लिए वह हाशिए में ओथेलो पूरा लिखने के बजाय ऑथो लिखता था और अपने मित्र के मित्र को फ्रेंड इन लॉ कहता था। दिस इज वेरी फनी। मुझे ये वाक्य पढ़ के बहुत हंसी आई थी। अपने मित्र के मित्र को फ्रेंड इन लॉ कहता था। तो दादी के लिए नया संबोधन ढूंढ निकालने के लिए उसका खुराफाती दिमाग बहुत काम आता था। बाई तो सब बच्चे कहते ही हैं, लेकिन हम कभी बाई लाला, कभी बाई छोरी, कभी छोरी बाई, कभी ओल्ड वुमेन, चाहे वो अर्थ समझती या नहीं, पर इतना अवश्य जान जाती कि संबोधन उन्हीं को किया जा रहा है। वैसे हमें पढ़ना वैसे हमने पढ़ना सीखा, तब वे हमें मायने भी पढ़वाती थी। रैट मने चूहा, कैट मने बिल्ली, बैट मने बिल्ला, क्वीन मने रानी। इससे हमारा ख्याल था कि ओल्ड और वुमेन दोनों शब्द के अर्थ भली भांति जानती रही होंगी। दादाजी हमारे लिए कहानी के एक चरित्र ही थे, क्योंकि वे भगवान के घर तभी चले गए जब हमारी दादी 15 की थी और पिताजी 2 महीने के। केवल 13 महीनों का दाम्पत्य जीवन। वे कहती, 13 महीने क्या थे, 13 भव थे, 13 भव ये, 13 भव। और फिर हंसकर जोड़ देती, चलो 13 जन्मों का दुख 13 महीनों में भुगत लिया। पर उतने से ही छुट्टी तो हो गई। जो हुआ था उसे सहने का यह भी एक तरीका था। दादाजी के एक बड़े भाई भी थे। दोनों की प्रेम कथा भी हमारे लिए एक कहानी ही थी, क्योंकि हमने उसे बार बार दादी से सुना था। जिस दिन दादाजी मरे, उसकी पिछले दिन रात को बड़े दादाजी ने एक सपना देखा था कि एक सांप उड़ रहा है और वे नींद में ही उठकर कमरे में दौड़ते रहे उस सांप को पकड़ने के लिए। दौड़ते दौड़ते दीवारों से टकराते गिरते रहे। बड़ी दादी ने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे पकड़ नहीं पाई, और दूसरे दिन छोटे दादाजी भगवान के घर चले गए। पर बड़े दादाजी 2 दिन तक घर के दरवाजे के सामने लोटते रहे कि मैं छोटे भाई को जलाने न ले जाने दूंगा। यह कहानी हम दादी से जब जब सुनते, हमारे रोए खड़े हो जाते। दादी को हमने हमेशा हंसते ही देखा। उनके मायके में खूब बड़ी बड़ी हवेलियां और बंगले थे, पुराने नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे और झरोखे। खूब चाट की दुकानें थीं। रोज चाट और मलाई का बर्फ पलाश के पत्ते पर रखा धूप के फाय सा खाने को मिलता। खूब सारा बढ़िया घी और रोटी एक बड़े से पीतल के ढकने के नी- ढक पीतल के ढकने में लेकर निचाट दोपहरी के समय अकेले चौपाल में बैठकर मैं खाती रहती। कोई न कोई नौकर आकर
ठंडे अंधेरे पनियारे में रखे मटके से एकदम ठंडा पानी चमचमाते गिलास में दे जाता। खूब बड़ा सा बगीचा था। गुलाब, बेला, जसंत के रंगों में हंसता खिलखिलाता बगीचा हमें बहुत अच्छा लगता था। अमरूद, पपीते, शरीफे के पेड़ थे। रोज उनके फलों को देखना और उनके बड़े होने की, उनके पकने की प्रतीक्षा करना और प्रतीक्षा करते करते मुंह में पानी आ जाना अपने ढंग के अकेले अनुभव थे। उन फलों के पेड़ों को सांझ की धूप में देखते देखते बीच में राजकुमारी का वह बगीचा झांक जाता, जिसमें सोने चांदी के पत्तों वाले पेड़ थे और हीरे मोती मणिक पन्नों के फल। दादी के पास एक अंगूठी थी, शुद्ध सोने की। वह उन्होंने कई बार हमें दिखाई थी और कहा था, ये तुम्हारे दादाजी की एकमात्र निशानी है। दादी दिखाते समय बहुत खुश हो जाती। उस अंगूठी के उस अंगूठी के बीच में एक बड़ा सा खोखल था। दादी के अनुसार बहुत पहले उसमें से एक सुंदर सा सफेद नग निकलकर कहीं खो गया था। मुझे वह अंगूठी देखकर बड़ा अजीब सा लगता था और उनके यह कहने के बावजूद कि उसमें एक बहुत खूबसूरत नग था, मुझे हमेशा लगता था कि उसमें जरूर किसी चुड़ैल का बड़ा सा सफेद दांत रहा होगा। अपनी दादी के रूप में हमने जब उन्हें पहचानना शुरू किया, तब तक वे 16 से 40 के करीब पहुंचने की तैयारी में थी। उनके दांत सभी थे, लेकिन बाल काफी सफेद होने लगे थे। इसी से हमारा ख्याल कुछ ऐसा ही बन गया कि दादी को ऐसे ही होना चाहिए। दादी वो होती है जो रोज सुबह मुंह अंधेरे उठकर माला फेरे, पाठ करे और फिर सूरज निकलने के बाद नहा धोकर मंदिर जाए। दिन भर घर में हम सबके साथ खाए, पिए, बोले, हमें पढ़ाए और शाम को सूरज डूबने के पहले खाना खाए, फिर माला, पाठ, भजन गाए और अंत में सोने के पहले हम सबको कहानी सुनाए। हमारे लिए एक एक सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि रात जब भी पानी पानी पीना होता या बाहर जाना होता और हम एक ही बार पुकारते बाई, और बाई फौरन हाँ क्या हुआ, हाँ क्या है कहकर उठ बैठती। कभी समझ नहीं आया कि क्या वह रात भर जगी रहती हैं। उनकी नींद पके फल से हमेशा टूटने को तैयार ही रहती है और एक आवाज दो फौरन टूट जाए। उनके साथ हम अ, उनके साथ हम एक दादाजी के घर जाते थे। वे किस रिश्ते से हमारे दादा लगते थे, शायद हम उन्हें दादाजी कहते रहे होंगे। उनकी आंखों का एक हिस्सा हमेशा लाल 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 रहता था। उनके यहाँ अफीम का पेड़ उगाया जाता था। उसमें से जो उसका फल लगता, उसे कहा जाता। वे पूरे के पूरे डोडे रख लेते थे। उनके यहाँ जाने का सबसे बड़ा आकर्षण ये डोडे ही होते थे। चुपचाप लेकर बाई के बगल में या पीठ पीछे बैठ जाते। दादी किसी भी बात को बड़ी जल्दी मान लेती थी, इसलिए वह लोकप्रिय भी थी। एक बार बुखार आ गया और हम जिद कर बैठे कि हमारा बुखार तो हरी मिर्ची का अचार और ठंडी रोटी खाने से ठीक हो जाएगा। शुरू में 2-4 बार मना करती रही और अंत में मान ही गई। चुपचाप रसोई में जाकर ले आई और छिपाकर खिला दिया। होनी भी कुछ ऐसी थी कि दूसरे दिन बुखार ठीक हो गया। अब हमारे मन में विश्वास हो गया कि बुखार तो ठंडी रोटी और हरी मिर्च के अचार के साथ खाओ तभी ठीक हो सकता है। तो दवाई से भी पहले दादी चाहिए। इम्तिहान के लिए पढ़ाई करनी हो तो रात 2 बजे तक जाग कर भी दादी को उसे कमरे में सोया हुआ भी होना चाहिए। कहीं रात अबेर जाना हो तो दादी को साथ होना चाहिए। पाकिस्तान हमला करे तो लड़ाई के समय में रात को विशेष रूप से दादी के बिना काम नहीं चल सकता था और रोज कहानी सुनाने के लिए तो दादी चाहिए ही। लेकिन काफी बड़ा हो जाने तक लेकिन काफी बड़ा हो जाने तक कभी यह बात दिमाग में नहीं आई कि दादी का भी शरीर है। आखिर कभी कुछ तकलीफ उनके शरीर में भी होती होगी। वे भी कभी थकती होंगी ना। वह तो बहुत बाद में, जब एक रात उन्होंने मुझे जगाकर कहा कि नानी जरा उठकर मेरे साथ बात कर तो मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तब पहली बार यह ख्याल आया
आया कि दादी को भी कुछ तकलीफ होती होगी। और उस दिन मैं बहुत घबरा गई थी, गंभीर हो गई थी, जैसे दादी को कुछ हो ही जाने वाला था। रुआंसी होकर 1-2 मिनट बैठी रही, फिर उठकर उनके साथ छत पर टहलते टहलते बातें करने लगी। तभी पता चला यह बाई गोले की तकलीफ उनको कई बार हो जाती है और उनका जी घबराने लगता है, नींद नहीं आती। कुछ देर बातें करने के बाद उन्हें ठीक लगा। नहीं तो उनके अस्वस्थ होने पर सारी व्यवस्था, सारे क्रम गड़बड़। यूँ तो हम सोचते थे कि दादी के लिए हम सब एक एक से हैं। वैसे भी उनका कोई पक्षपात व्यक्त भी नहीं होता था। एक बार माँ घर में नहीं थी, अपनी दादी के यहाँ या कहीं गई हुई थी, और राखी ने उस दिन उनको बहुत तंग किया था, कुछ तोड़-फोड़ भी दिया था। दादी बड़ी दुखी कि माँ आएगी तो स्वाभाविक ही बिगड़ेंगी कि मेरे घर से बाहर जाते ही नुकसान शुरू। एक आध दिन भी कोई घर नहीं संभाल सकता। तब उस दिन दादी का गुस्सा राखी पर उतर ही गया। वैसे वे गुस्सा होती नहीं थी। मुश्किल से 2-1 बार इस कदर गुस्सा होते उन्हें हमने देखा होगा। वह पहला ही अनुभव था। हम सब चुप खड़े रहे। कभी डर भी लगे तो कभी हंसी भी आए कि आज आखिर दादी को यह हो क्या गया है। वे एक फटी पुरानी साड़ी ले आई, उसकी 4 तह की और फिर बिछाया। तब राखी को उठाकर उसके बीचों बीच बैठाया, जोर से एक झड़प देकर कहा, आज तो साले को पोटली बांधकर फेंक ही दूंगी, आज नहीं छोड़ूंगी। हमारे लिए यह सर्वथा नया अनुभव था। राखी रो रहा था, लेकिन दादी का उसको पोटली बांधकर फेंक देने वाला विचार बड़ा ही रोमांचकारी लगा और हमसे हंसे बिना नहीं रहा गया। लेकिन बांधते बांधते राखी का चेहरा देखकर या रोना देखकर उन्हें दया आ गई। गरीब राखी पोटली बांधकर फेंके जाने को विवश रोता हुआ साड़ी की 4 जब रात देर में माँ के लौट आने के बाद उन्होंने बालकनी में जाकर माला फेरी। उस दिन हमने कहानी सुनने को ना मिली उस दिन हमें कहानी सुनने को ना मिल सकी और कहने का साहस भी ना हुआ। राखी तो रात होने से पहले ही सो गया था, हम भी लेट गए। अंधेरा था, फिर भी लगा कि दादी राखी के पास जाकर लेट गई हैं और सोए हुए उसको प्यार कर रही हैं। मेरा मन कुछ अजीब सा हो आया। मुझे हमेशा लगा है कि मेरे और राखी के प्रति उनके मन में विशेष लगाव है, क्योंकि मारने या डांटने का अधिकार वे अक्सर हम पर ही जताती थी। पापा अक्सर ही उनका मजाक उड़ा देते, कई बार डांट भी देते थे, लेकिन हम देखते थे कि उन्हें बुरा नहीं लगता। और पिताजी की तरह माँ और कभी हम भी दादी को किसी न किसी बात का मजाक उड़ा देते, कभी उनके बोलने के ढंग का, कभी उनके काम करने का, कभी उनके कपड़े पहनने के ढंग का। और उसमें कुछ गलत है, हमें ऐसा लगता ही नहीं था। दादी का भी मन है और ये भी कभी किसी बात से दुख जाता होगा, ऐसा ख्याल ही कभी नहीं आया। ऐसा ख्याल कभी आया ही नहीं। कभी जैसे कहानी सुनते सुनते हम सो जाते थे, वैसे ही सुनाते सुनाते कभी दादी सो जाती। हाँ, फिर क्या हुआ भाई, आगे क्या हुआ पूछने पर कि जब कहानी आगे नहीं बढ़ती तो हम आंख उठाकर ऊपर देखते, बाई का मुंह खुला ही होता और आंखें आधी बंद, उन्हें सुनाते सुनाते झपकी लग जाती। बाई बाई बाई, हम उन्हें झकझोर डालते। वे उठकर एक लंबी उबासी लेती, जम्हाई लेती और बोलती, ओ राम जी री माँ। फिर हमसे कहती, अब आगे कहानी कल सुनाऊंगी, आज तो अब नींद का नशा आ गया है, चलो सो जाएं। कहकर वे उठ खड़ी होती। एक रात को हम सब सो रहे थे, पता नहीं कितने बजे होंगे, एकाएक मेरी नींद टूटी। पश्चिम की ओर सड़क पर पड़ता दरवाजा हमेशा की तरह खुला था और एकादशी या द्वादशी का चांद भी काफी नीचे उतर उतर गया था। सड़क पर का सड़क पर का लैंप पोस्ट बालकनी की जाली से दिखाई दे रहा था। मैं पलंग पर सो रही थी, मुझे लगा कोई आवाज मैंने सुनी और उसी से मेरी नींद खुल गई। शायद दादी ने जोर से उबासी ली थी। एक सेकंड बाद मुझे लगा दादी कुछ बोल रही हैं। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने कान लगाए।
वे कह रही थी, हे जीव, तेरा क्या मान अपमान? मान अपमान तो शरीर का होता है, और तू शरीर थोड़े ही है। तू तो आत्मा है, अजर अमर। और कहकर उन्होंने उबासी ली और करवट करवट बदल कर लेटी रही। फिर कोई आवाज नहीं आई। मेरा ख्याल था वे सो गई थी। जब उन्हें नींद आ गई, तब मेरी सांस ठीक से चलने लग गई। सामने के ब्लॉक में लाइट जली और बाहर बालकनी में लगे बेल पौधों की कई डोलती छायाओं से कमरे की दीवारें सजीव हो उठी। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि मैं जग रही हूँ और जो वो बोल रही हैं बस मैंने सुना है। पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि वे क्या कह रही हैं। उस समय मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, सबके एक एक दो दो भजन हिंदी के संकलन में होते थे। उसी संदर्भ में आत्मा, परमात्मा, जीव, भवसागर आदि शब्दों का सामना करना पड़ा था। उन्हीं के सहारे आगे बढ़ते चढ़ते बहुत देर बाद समझ में आया कि वे अपने शरीर में स्थित अपनी आत्मा को संबोधित कर रही थी। मैं सोचने लगी कि आज ऐसा क्या हुआ था कि जिससे वो भीतर ही भीतर इतनी अशांत है और रात के अंधेरे में अपनी आत्मा को यूं संबोधित। बात है, पहले बम्बई ले जाकर दिखा दो, जरूरी हो तो ऑपरेशन करवा लेना। पापा बीच में ही झल्ला गए। जब बात समझ में नहीं आती तो बीच में डब करने क्यों आ जाती हो? चुप चुप नहीं बैठ सकती? उस समय तो मुझे याद है कि दादी ने कुछ नहीं कहा। वे चुपके से खिसक कर किसी और काम में लग गई थी। पर उस बात से उनके मन में चोट पहुंची थी। अपमान का डंक मन ही मन सालता रहा और उसकी चुभन से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मुझे याद आया मुझे याद आ गई वे कई घटनाएं, कई वाक्य हम में से किसी न किसी का। तुम्हारे पास दिमाग तो है ही नहीं। तुम्हारे तो हृदय की जगह पत्थर ही है। तुम मेरी तकलीफ क्या खाक समझोगी? तुम मेरी माँ होने के लायक नहीं हो। और दादी का हर बार चुपचाप खिसक कर किसी दूसरे काम में लग जाना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं भी यही समझती रही कि कुछ हुआ ही नहीं था। उस चुप्पी के भीतर कोई शोर है, कोई अवश सी छटपटाहट है। ऐसा अनुमान एकाएक मेरे लिए संभव न हो सका था। उसी रात मुझे पहली बार ख्याल आया कि दादी का भी कोई मन है और किसी बात से वह भी दुख जाता होगा। कई कई बार उन्होंने हर बार अपमान को शरीर के हवाले कर दबाती सिकुड़ती आत्मा को खुले आकाश के विस्तार में धर दिया होगा। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस लाइफ को खत्म करने से पहले मैं बस एक बात कहना चाहूंगी। आपने जयशंकर जी का वक्तव्य सुना और कहानी सुनी अंधेरे में। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ज्योत्सना जी इतनी सेंसिटिव राइटर हैं, इतनी पॉइंटेंट राइटर हैं। जैसे ही कहानी पढ़ते हुए मेरे अंदर ऐसा लग रहा था, मेरे आखिरी आखिरी वाले हिस्से में मेरे रोंगटे से खड़े हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि ये औरत तो मैंने देखी है, हमारे अपने घरों में देखी है। ये दादी हम कितनी बार हमारे आसपास हम देखते आए हैं और हम इस बात की कितने यूज टू हैं। हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम कितना यूज टू हैं इस चीज की कि हम अपने आसपास औरतों को जो हमें इतना प्रेम करती हैं, जो अपने प्रेम से हमें वर्षों सींचती हैं, उनके इतने इस तरह के प्रतिदिन के अपमान को इतना नॉर्मलाइज किया हुआ है हमने।
स्टेटमेंट लिए अपने अपने पावरफुल फिक्शन में ज्योत्सना जी बहुत आसानी से बता देती हैं। मुझे लगता है वो एक बहुत सेंसिटिव राइटर हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा आप उसमें हम देखते हैं कि मतलब ज्योत्सना जी इतनी इम्पोर्टेंट राइटर और मध्य प्रदेश से ही हैं, पर फिर भी मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं, ये मेरी अपनी मतलब कमजोरी या लिमिटेशन या या मेरी मूर्खता हो सकती है कि मुझे इनके काम के बारे में बहुत वर्षों तक नहीं पता चल पाया, जबकि मैं भोपाल की रहने में ही रहती थी और वहीं मेरी परवरिश हुई। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि कई बार इतने अच्छे लेखक भी, खासतौर से वुमेन राइटर्स, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियों में उलझी होती हैं और इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रही होती हैं, उनका काम उनके वक़्त में बहुत ज़्यादा जितना उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, जितने स्केल पर, उस तरीके से नहीं सेलिब्रेट हो पाता कमोबेश, मतलब जिस तरह से मेल राइटर्स का होता है। तो इसलिए कि बहुत अच्छा मौका है कि हम एक ऐसे राइटर को जो कंपैरेटिवली थोड़ा अनसंग रह गया, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से, और जिसका इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल काम, उस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। इसलिए जनसुलभ को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये इतना अच्छी सीरीज ऑर्गेनाइज करी है, एक हिंदी भाषा की इतनी महत्वपूर्ण स्त्री कथा, एक कथाकार के काम के लिए के ऊपर ऑर्गेनाइज करी, और मेरे लिए अच्छा मौका था, मुझे सीखने को मिला बहुत, मुझे इनको जानने को मिला। और मेरी सबसे एक ही गुज़ारिश है कि आपको जैसा इस कहानी को पढ़कर भी लगा होगा कि ज्योत्सना जी के साथ एक ही काम आप कर सकते हैं, एक ही चीज़ है जो न्याय कर सकती है कि आप उनको पढ़ें। इतनी पॉइंटेंट उनकी स्टोरीज़ हैं, इतनी मार्मिक कहानियाँ हैं, उनको पढ़िए, उनकी किताब खरीदिए और उसे पढ़िए। और तो ये आपको और मुझे ऐसा लगता है कि इसने मुझे एक बेहतर मनुष्य बनाया है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी परंपरा, मैं इस परंपरा में हूँ, मतलब इस देश में, इस भाषा में लिख रही हूँ जिसमें ज्योत्सना मिलन जैसे कथाकारों हैं, इतना पॉइंटेंट जिन्होंने लिटरेचर लिखा है। तो ज़रूर आप इनको खरीदें और पढ़ें। मुझे विश्वास है कि ये एक एक एंटीडोट की तरह काम करेगा, जो बहुत लाइफ गोल ओरिएंटेड थिंकिंग होती है हमारी, एक उसमें एक एंटीडोट की तरह ऐसा लिटरेचर काम करता है। अ, इसी के साथ सभी को धन्यवाद, जनसुलभ को धन्यवाद, और मैं आज के लाइव को समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग।